वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी घटना या कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का सिलसिला। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है हाईवे की चुड़ैल। सूरत के रहने वाले हिमेश पिछले साल दिवाली के दिनों में कार लेकर अपने दोस्त दीपेश के साथ सूरत से जामनगर जा रहे थे। रात के 3 बजे होने के कारण रास्ता काफ़ी सुनसान था। गाड़ी 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी और गाड़ी में तेज़ म्यूजिक बज रहा था। तभी अचानक गाड़ी के करीब 100 मीटर की दूरी पर एक खूबसूरत औरत लिफ्ट मांगती नजर आई। हिमेश गाड़ी चला रहा था जबकि दीपेश उसके बगल में बैठा था। औरत को देखते ही हिमेश गाड़ी धीरे करने लगा। इस पर दीपेश ने उसे टोका कि आजकल हाईवे पे इस तरह से गाड़ी रुकवाकर लूटपाट की जाती है, इसलिए गाड़ी मत रोकना। पर हिमेश नहीं माना। उसने उस औरत के बगल में जाकर गाड़ी रोक दी। कहाँ जाना है आपको? हिमेश ने पूछा। जामनगर, औरत ने जवाब दिया। हिमेश ने पीछे वाली सीट पर उसे बिठा लिया। कुछ देर तक तो सब कुछ सामान्य रहा, पर अचानक ही पीछे से औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी। दीपेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए और उसकी चीख निकल गई। वो औरत दरअसल एक चुड़ैल थी। उसने अपने लंबे लंबे बाल आगे की तरफ किए हुए थे, जिनके बीच से उसकी चमकती हुई डरावनी आंखें दिखाई दे रही थी। उसके नाखून चाकू की तरह नुकीले और लंबे थे और शरीर पर मर्दों की तरह बाल थे। चीख सुनकर हिमेश ने फौरन ब्रेक लगा दी और गाड़ी खड़ी कर कूदकर भागने लगा। दीपेश भी भागने की कोशिश करने लगा, पर लाख कोशिश के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाया। कुछ देर बाद जब हिमेश कुछ लोगों को लेकर अपनी गाड़ी के पास पहुँचा तो वहाँ सिर्फ गाड़ी थी। इस घटना के बाद दीपेश का कभी कोई पता नहीं चला और हिमेश भी कुछ दिनों तक बीमार रहा और एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि उस इलाके में हर साल उस दिन के आसपास इस तरह की एक घटना घटती है, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है हवा। शशांक ने अभी घर में कदम रखा ही था कि इंतज़ार में बेचैन माँ ने दरवाजे पे ही रोक लिया। माँ का चेहरा देखकर ही शशांक के कान रोज़ की घिसी पिटी बातें सुनने के लिए अदब से खड़े हो गए। रटे रटाए विद्यार्थी की तरह कान ने पहले ही सुन लिया कि कहाँ था अब तक। तुझे पता है ना कि इस इलाके में बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। अब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इन पहाड़ों में मौत साया बन के पीछे पीछे चलती है और रात के अंधेरों में दबोच लेती है, इसलिए रोशनी रहने तक घर लौट आने में ही भलाई है। शशांक जानता है सब कुछ, मगर क्या करे। यहाँ सारे घर इतने दूर दूर हैं कि आने जाने में ही घंटा भर लग जाता है। फिर दोस्त के साथ थोड़ा समय भी नहीं बिताएगा तो उसके घर जाकर भी क्या करेगा। ऐसे में देरी होना तो स्वाभाविक है और उतना ही स्वाभाविक है माँ से ये सब सुनना। मगर शशांक को
यहाँ होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं का उतना भान नहीं है जितना माँ को है। इसलिए वो ये नहीं जान पाया कि आज का दिन ही, या यूँ कहे कि रात ही कुछ अलग है और कुछ भी प्रत्याशित घटने वाला नहीं है। यहाँ तक कि माँ के बोले बोल भी आज प्रत्याशित नहीं हैं। तुझे पता है तेरे पीछे कितनी बड़ी घटना हो गई है? शशांक के कान इस बार अदब से ज़्यादा चौंक के खड़े हो गए। क्या हो गया माँ? टुन्नू चाचा है ना तेरे? क्या हुआ उनको? उनको नहीं रे, उनकी अम्मा गुजर गई। तेरे चाचा, बाबा और भैया सब उनकी लाश तराई में बहाने गए हैं। क्रियाक्रम करके लौटेंगे। वो तो थी भी आधी कब्र में। अच्छा है रोज़ रोज़ की हमारी बीमारी से छुट्टी। चुप कर नालायक। अच्छी खासी तो थी। हुआ तो कुछ नहीं था उन्हें। कहीं किसी चुड़ैल वुड़ैल का साया तो नहीं था? चुप करो माँ, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। होती तो मुझे न मिलती। इस इलाके में जाने कब से सुन देख रहा हूँ, कोई हाथ नहीं आई। हाँ, ज़्यादा शेर मत बन, तूने देखा ही कहाँ है कुछ। अच्छा चल अम्मा, खाना दे दे, या बातों से ही मेरा पेट भरेगा। खाना वाना कुछ नहीं, चल जा सरपट, चुन्नू चाचा के यहाँ घर को निकल ले। क्यों, बुढ़िया के क्रियाक्रम के लिए? नहीं रे, उसके लिए तो सब गए ही हैं। तू होता तो तेरे बाबूजी तुझे साथ ही लिवा गए होते। मगर तुझे तो कितनी बार कहा किरण डूबने से पहले घर चले आया कर, मगर कहाँ। हाँ, मगर काम क्या है? अरे नवल की नई बहू वहाँ अकेले होगी घर पर, किसी मर्द को होना चाहिए। तू छोटा है, तू चला जा। कौन, वो भाभी? हाँ, बेचारी अकेली औरत, जाने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तू चला जाएगा तो कुछ मन लग जाएगा और डरेगी वरेगी भी नहीं। फिर सब मर्द लोग तो भोर से पहले क्या लौटेंगे तराई से। अच्छा, हाथ मुंह धो लूँ? कुछ नहीं, बस निकल जा। ये शॉल लेता जा, पहाड़ों में अकेले नहीं घुमा करते। नवल की बहू की चिंता न होती तो तुझे इस समय अकेले में जाने भी नहीं देती। चल निकल, नहीं तो ज़्यादा रात गिराएगी। घर से लगभग भागाया हुआ शशांक चांदनी में नहाई पगडंडियों और कच्चे रास्तों पर निकल गया। उसकी शॉल हवा से उड़ रही थी, जैसे कोई बार बार उसे कंधे से उतार देने को उद्यत था। चारों ओर चांदनी छिटकी हुई थी और इस चांदनी में ये पहाड़ी नहाई हुई थी। पहाड़ी की दुधिया रोशनी में दूर तक देखने पर बिल्ली के आकार सा खड़िया जैसा घर दिख पड़ा रहा था, टुन्नू चाचा का घर। उस घर के पीछे भी दूर दूर पर घर थे, लगभग मटर के बराबर। किसी अजनबी को तो देखने पर पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ घर भी हो सकते हैं। शशांक जान पा रहा था क्योंकि बचपन से वो देखता आया था। बहुत देर तक चलने पर भी टुन्नू चाचा का घर पास आने की बजाय दूर जाता ही दिख रहा था। शशांक ने अपने कदम और तेज़ बढ़ाए, मगर घर दूर और दूर होता चला गया। शशांक ने सोचा, कब तक चलना पड़ेगा। उसने लगभग दौड़ना शुरू किया कि पीछे से किसी ने कंधा थपथपाया। शशांक भय से पीछे मुड़ा तो उसकी शाल तेज हवा में उड़ गई। पीछे कोई नहीं था। सनसनाती हवा में पागल की तरह हंसने का शोर गूंज रहा था, जैसे कोई दोनों पहाड़ों की चोटियों पर बैठा हंस रहा हो और हंसी तराई तक गूंजती चली जाती है। शशांक भय से कांप गया। ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। किसी को न पाकर वो वापस अपनी राह पर मुड़ा तो देखा टुन्नू चाचा का घर, जो थोड़ी दूर पहले
आधे किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा था, अब बिल्कुल सामने 10 कदम की दूरी पर था। शशांक फट से आगे बढ़ गया और लोहे के फाटक की कुंडी बजाई तो फाटक के दोनों दरवाजे हिल गए और दोनों पल्लों में दूरी आ गई। शशांक चौंका। अरे, गेट खुला छोड़ गए सब। भाभी ने भी दरवाज़ा बंद नहीं किया लगता है। शशांक ने हौले से भीतर कदम रखा। पूरे आंगन में नज़र दौड़ाई तो एकदम खाली खाली, सूनसान और मनहूस सा लगा। उसने दोनों मंजिलों की खिड़कियों, दरवाज़ों, बरामदों और सीढ़ियों की नज़रों से छानबीन की। कहीं कोई रोशनी नहीं थी, एक दिया तक नहीं जल रहा है। बस घर और आंगन चांदनी में धुला हुआ है। क्या भाभी सो गई? उसने सहम कर धीरे से आवाज़ दी, भाभी। उसके ठीक पीछे से फटी हुई गंभीर आवाज़ आई, तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। शशांक थर्राकर पीछे मुड़ा, 2 कदम पीछे हट गया। ठीक फाटक से लगकर भाभी खड़ी थी, हमेशा की तरह ठुड्डी तक घूंघट काढ़े। भाभी की फटी हुई संजीदा आवाज़ उसके सीने में अभी तक गूंज रही थी और उसका दिल नगाड़े की तरह धड़क रहा था। भाभी तो बहुत हंसमुख है और इनकी आवाज़ की खनक पर तो सारे देवर व्यारे न्यारे हो जाते हैं। आज भाभी को क्या हो गया है? कहीं शोक में रो रो कर उनकी आवाज़ तो नहीं बैठ गई? हो सकता है मातम मनाने में घर की स्त्रियां कोई कसर नहीं छोड़ती। ये सब सोचते हुए शशांक की धड़कनें कुछ सामान्य हुई। हाँ भाभी, मुझे तो बाबूजी साथ ही ला रहे थे, मगर मैं तो घर पर था ही नहीं। शशांक ने देखा, खीसे निपोरने पर भी भाभी बुद्ध की तरह खड़ी है और उसे खुद से ग्लानि हुई कि वो इस संजीदा समय में हंसी ठिठोली पर कैसे उतर आया। फिर उसे माँ की बातें याद आई तो पूछा, आपने कुछ खाया वाया है या? तुम आ गए हो ना, अब खाऊंगी। अच्छा, क्या बना रही हो? मुझे भी ज़ोरों से भूख लगी है। माँ ने भी कुछ नहीं खिलाया, बस भगा दिया। दौड़ा दौड़ा आपके पास आया हूँ। मांस। शशांक चौंक गया। क्या? मांस पकाऊंगी? अरे नहीं नहीं, कुछ मामूली सा बना लो भाभी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तुम नहीं जानते क्या? 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 इन पहाड़ों में खातिरदारी मांसाहार से होती है। बेकार की तकलीफ मत लो। शशांक ने सोचा कि कैसी भोली भाभी है, इनको पता ही नहीं कि मातम वाले घर में मांस नहीं पकाते। तकलीफ? कैसी तकलीफ? स्वादिष्ट मांस के लिए कोई तकलीफ नहीं होती। शशांक ने सोचा शायद भाभी का बहुत मन है मांसाहार खाने का। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाभी भी उनीदी से बोली, मर्जी? मेरी मर्जी? हाँ, मेरी मर्जी। और रसोई घर की ओर चली गई। अंगने के बीचों बीच पड़ी सुतली की खटिया देख शशांक उसी पर लेट गया। दोनों बाहें सर के नीचे डालकर वो आसमान के टिमटिमाते तारों में बुढ़िया दादी को ढूंढने लगा। उसे सर के पीछे से भाभी की खनकती पायल की झनकार सुनाई दे रही थी, जो भाभी की स्थिति का अंदाज़ा दे रही थी। वे अभी रसोई घर से निकलकर आंगन पार करते हुए फाटक के पास लगे चापाकल पे पहुंची और उन्होंने लोहे की बाल्टी ज़मीन पर रखी। चापाकल चलाने की आवाज़ चूड़ियों के खनक के साथ हिल मिल गई। शशांक ने दाईं करवट ली और भाभी को कुछ पूछने के इरादे से चापाकल की तरफ देखा तो लगा भाभी चुपचाप खड़ी है, मगर चापाकल
अपने आप चल रहा है और पानी बाल्टी में गिर रहा है। शशांक के सीने में धक सा हुआ। उसने एक हाथ से अपनी दोनों आंखें ठीक से मली और दोबारा देखा तो भाभी नल चला रही थी। उसे ही भ्रम हुआ था। वो भूल गया कि क्या पूछना था और उसका मन भी नहीं रहा कुछ बात करने का। उसने बाईं करवट ली। भाभी की पायल अब हिचकोले खाती बाल्टी के साथ सिरहाने से गुजरते हुए बाईं ओर बनी रसोई घर की ओर जा रही थी। शशांक का मुंह तो रसोई घर की ओर ही था। उसने भाभी को रसोई में जाते देखा, मगर भाभी ने तो बाल्टी पकड़ी ही नहीं थी। बाल्टी निराधार सी हवा में ही उनके साथ चलती हुई रसोई घर में चली गई। अब शशांक को यकीन हो गया कि कोई भ्रम नहीं है। वो सीधा होकर लेट गया, मगर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। उसे यकीन हो गया था कि वो इस समय किसी चुड़ैल के कब्जे में है। वो उठकर बाहर भाग जाना चाहता था, मगर उसके पांव थरथरा रहे थे। उसने बहुत हिम्मत जुटाई तो इतने में चुड़ैल भाभी रसोई से बाहर आ गई और रसोई की बाहरी दीवार से लगे सिलबट्टे पर मसाला पीसने लगी। शशांक को यकीन था कि सिलबट्टा अपने आप चल रहा है। अब उसे देखकर यकीन करने की ज़रूरत नहीं थी। वो चारपाई पकड़े दम साधे पड़ा रहा। थोड़ी देर में एकदम सन्नाटा था। हवा की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शशांक का रोया रोया सांस तक लेने से डर रहा था और वो लगातार आसमान को देखे जा रहा था। मगर धीरे धीरे चांद का आकार बढ़ने लगा। शशांक को लगा ये क्या हो रहा है। उसने दाएं बाएं देखा तो उसकी चारपाई हवा में 50 फीट ऊपर थी। 2 मंजिल का घर नीचे था। वो जोर से चीखा तो चारपाई धम से ज़मीन पर आ गिरी और वो उछल के चारपाई से दूर खड़ा हो गया। चीख सुनकर भाभी किचन से बाहर आ गई और घूंघट उठाकर उसे देखने लगी, मगर शशांक को भाभी का चेहरा नहीं दिख रहा था। वो तो बरामदे में खड़ी थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। अपने चीखने की लगभग दलील सी देता हुआ शशांक बोला, कुछ नहीं, एक मेंढक मुंह पर उछलकर आ गया था तो मैं डर गया। और किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह वापस खटिया पर जाकर लेट गया। चुड़ैल संतुष्ट होकर भीतर चली गई। शशांक सोचने लगा कि वो खटिया पर क्यों लेटा। उसे लगा शायद इसलिए क्योंकि खटिया ने ही उसे खींच लिया। वो उठकर भाग क्यों नहीं जाता। उसने हिम्मत की, मगर खटिया उसे छोड़ नहीं रही थी। शशांक ने कोशिश छोड़ दी और चुपचाप पड़ा रहा। कोई और उपाय सोचने लगा। अभी वो सोच ही रहा था कि खटिया पर चरचराहट हुई। वो तो दम साधे लेटा है, हिलना डुलना तो दूर सांस तक नहीं ले रहा है। भला खटिया चरमरा क्यों रही है। जैसे जैसे चरमराहट की आवाज़ तेज हो रही थी, वैसे वैसे शशांक की धड़कनें भी। तभी उसने महसूस किया कि उसके पाँव के पास चारपाई की एक रस्सी टूटकर उसके दाएं पैर को बांध रही है। और इससे पहले कि वो और अच्छे से समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक और रस्सी ने टूटकर उसका बायां पैर बांधना चाहा कि वो उठ बैठा। उठते ही दोनों रस्सियां छूट गई और अपनी जगह वापस जुड़ गई। शशांक अब अपने दोनों घुटने मोड़कर अपने से चिपका कर बैठा था। उसकी रुलाई छूट रही थी। दोनों बाहों से घुटने पकड़कर वो रोने ही वाला था कि चुड़ैल बाहर आई। शशांक अपने आप में दुबका हुआ चुड़ैल के डर के मारे
रो भी नहीं पा रहा था, बस सारी चीज़ें महसूस कर रहा था। उसके ठीक सामने पत्थर का चौकोर सा 1 फीट का चबूतरा था। भाभी ने उसे एक लोटे पानी से अच्छे से धोया। सारी गतिविधियां शशांक की ठीक आंखों के सामने हो रही थी। उसे आंख की पुतलियां तक हिलाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भाभी ने दाएं हाथ से नीचे रखा गड़ासा उठाया और अपना लाल चूड़ियों से खनकता झनकता बायां हाथ धुले हुए चबूतरे पर फैला दिया और फिर उन्होंने गड़ासा अपने बाएं हाथ पर मारा कि वो अलग होकर छिटक कर नीचे जा गिरा और छटपटाने लगा। शशांक की चीख निकल पड़ी और वो चारपाई छोड़कर फाटक की ओर भागा। फाटक बंद था। वो जहाँ तहाँ फाटक पर पांव रखकर उस पर जा चढ़ा, मगर इतने में चुड़ैल ने अपने दाएं हाथ से शशांक का दायां पैर पकड़ लिया। शशांक फंस गया था। वो दूसरी ओर नहीं कूद पा रहा था। चुड़ैल ने कसकर उसका दायां पांव पकड़ रखा था। शशांक ने फाटक को जहाँ जहाँ पकड़ा था वहाँ से छोड़कर अपना दायां पांव पकड़कर खींचने लगा, जिससे पहले वो फाटक की दूसरी ओर उल्टा लटक गया और फिर पांव छूट जाने पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके दाएं पैर पर चुड़ैल के नाखूनों के गहरे निशान थे, मगर उसके पास कुछ सोचने समझने का समय नहीं था। चुड़ैल फाटक की उस ओर से चिंघाड़ रही थी। वो कभी भी बाहर आ सकती थी। शशांक ने अपना पूरा दम लगाया और घर की ओर भागा। पगडंडियों या कच्चे रास्ते की परवाह किए बिना वो जान लगाकर भाग रहा था। उसके पीछे दूर दूर तक पागलों की तरह चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे 2 पहाड़ों की चोटियों पर बैठी किन्हीं 2 पगलियों के बीच हंसने की प्रतियोगिता लगी हो। शशांक के पैर यहाँ के वहाँ पड़ रहे थे। कई बार वो लुढ़क गया, मगर लुढ़कते हुए भी उसने अपनी गति बनाए रखी और गोल लुढ़क कर फिर पैरों पर खड़ा होकर दौड़ने लगा और दौड़ता गया जब तक वो अपने घर की देहरी पर आकर न खड़ा हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी और आखिरी कहानी की ओर। मेरा गांव हरा भरा था। उसका कारण यही था कि गांव अरवल्ली की गिरिमाला के सानिध्य में बसा है। रात होते ही प्राणियों का आतंक बढ़ जाता है। पहाड़ियों वाला प्रदेश होने की वजह से वनवासियों की बस्ती ज़्यादा है। गांव से 1 किलोमीटर दूर मेरा खेत और कुआं है, इसलिए मेरा बसेरा भी वहीं है। सामने की ऊंची पहाड़ी पर से झरने की तरह गिरकर बहने वाली नदी ठीक मेरे घर के सामने से गुजरती है। जब बारिश के मौसम में जमकर बारिश होती है तो बाकी के 4 महीने उस नदी में पानी बहता है। हरी भरी वादियों से गुजरती हुई नदी का निर्मल जल अपने कल कल निनाद से मौसम को संगीत में बना देता है। उसमें भी जब पंखी गाने लगते तब प्रकृति की असली सुंदरता का हमें एहसास होता था। यहाँ की हर खुशनुमा सुबह हमारा मन मोह लेती है, मगर रात होते ही समा बदल जाता है। रात होते ही असामान्य गतिविधियाँ शुरू हो जाती। चारों तरफ से निशाचर जीवों की आवाज़ें एक असाधारण डरावनी कहानी बयां करती। इस रास्ते पर आने जाने वाले लोग सांझ ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते। आधी रात के बाद भेड़ियों की चीखें यहाँ किसी की भी रातों की नींद
उड़ा सकती हैं। डरावने चेहरे जैसे हमारे आसपास मंडराने लगते थे। यहाँ का मंजर किसी भूतिया कहानी के दृश्य से कम नहीं होता था। काफ़ी कुछ असामान्य था यहाँ। लोग इतने डरे हुए थे कि कोई भी इंसान प्रेत बाधित हो जाने के डर से घबराता था। घर के आगे से जहाँ नदी गुजरती थी वहाँ पुलिये वाला रास्ता बना हुआ था। नदी का पानी उस पुलिये पर से सीधा नीचे गिरता था। पानी के ऐसे गिरने से वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था जो किसी गहरी झील की तरह लगता था। पानी इतना निर्मल था कि गांव से न जाने कितने बच्चे रोज़ इस बहते हुए झरने में नहाने चले आते थे। पानी बहुत गहरा है ऐसा मैं उन बच्चों को रोज़ कहता, मगर कोई मेरी बात मानने को कतई तैयार नहीं था। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़ा लड़का 10 साल के बच्चे को उठाकर पानी में उतरा। चल तुझे गहरे पानी की सैर कराता हूँ, ऐसा बोलकर वो उस बच्चे को डराने लगा। उसी वक्त बड़े लड़के का पैर फिसला और वो गहरे पानी में छोटे बच्चे के साथ चला गया। मैंने देखा कि दोनों लड़के डूबने लगे। एक अंदर डूबकर वापस ऊपर आता तो दूसरा फिर डूबता। मुझे मालूम था कि 1 मिनट के पश्चात ये दोनों पानी की सपाटी से गायब हो जाएंगे। वहाँ नहाने आए सभी बच्चों में हड़कंप मच गया। किसी को भी तैरना नहीं आता था। मैं दौड़कर एक बड़ी लकड़ी ले आया। छोटे बच्चे को लकड़ी स्पर्श कराते ही उसने लपक कर लकड़ी पकड़ ली। उसकी जान बचा ली गई। जब दूसरी बार लकड़ी पानी में डाली तो बड़ा लड़का पानी के अंदर चला गया। उसके बाद वापस ऊपर ही नहीं आया। लड़का डूब गया तो अफरा तफरी मच गई। ये बात वायु के वेग से गांव तक फैल गई। 2 अच्छे तैराक बुलाकर पानी को खंगाला गया। तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद लड़के को बाहर निकाला गया। झरने के किनारे उसकी डेड बॉडी रखी थी। तैराकों ने लड़के का पेट दबाकर देखा। उसका सीना दबाकर हृदय को चालू करने की कोशिश की गई, मगर सब कुछ व्यर्थ साबित हुआ। गोरे बदन का मालिक उस लड़के का पेट बिल्कुल खाली था। उसकी नाक में नदी की रेत भर गई थी, इसलिए दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। लड़के के माँ ने जब ये सब बात सुनी तो जैसे उस पर पहाड़ टूटा। रो रो कर उसका बुरा हाल था। संतान में उसे मात्र यही एक लड़का था और वो भी इस तरह चल बसा। जिसने भी ये बात सुनी सबके कलेजे थर्रा गए। मेरा बदन भी बुरी तरह काँप रहा था। उसे बचा नहीं पाया। उस बात का मुझे बहुत अफसोस था। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। तब से मुझे रातें काफ़ी डरावनी लगती थी। पानी का वो झरना जानलेवा साबित हुआ। पापा ने मुझे सख्त वार्निंग दे दी थी। इस रास्ते से रात को आना जाना ठीक नहीं है। लड़का बेमौत मरा है। कभी भी रात को उसकी भेंट हो सकती है। पर पापा की बात को हमने नज़रअंदाज कर दिया। सिनेमा घरों में लास्ट शो देखने की आदत अब तो छूटने से रही। लड़के की मौत के बाद का वो पहला संडे था। पापा के ये वार्निंग ठुकरा कर हम एक भूत की कहानी वाली मूवी देखने चले गए। शहर से फिल्म देखकर गांव में आते तब तक रात के 2 बज जाते। वहाँ से चलकर फिर खेत तक आना अब कठिन लगता था। रात सुनसान थी। पशु पक्षियों के साथ तमाम जीव जैसे अपने अपने घरों में
नींद के आगोश में समा गए थे। चारों तरफ सन्नाटा अपने पैर पसारे हुए था। इस वीरान रास्ते पर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेजी से चल रहे थे। फिल्म देखने के बाद वैसे तो हमारे पास बातों का भंडार होता था, मगर आज की बात कुछ और थी। आज पहला संडे था, तो हम चुपचाप जल्दी से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते थे। मेरी बेचैनी ये देखकर बढ़ रही थी कि सड़क के दोनों किनारे कतार में लगे आम के पेड़ों में ज़रा भी जान नहीं थी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं पवन की छोटी लहर भी नहीं थी। हम दोनों अब चलते नहीं थे, जैसे भागने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आम के उस राक्षसी पेड़ से कूदकर जैसे कभी अभी कोई सामने आ जाएगा। मन में फड़फड़ाहट सा डर था। डर ऐसा था कि पीछे देखने की हिम्मत दोनों में से एक में भी नहीं थी। ठीक सेंटर में हम पहुँचे थे। अब घर ज़्यादा दूर नहीं था। एक ढलान जैसा 1 किलोमीटर का मार्ग पुलिया तक जाकर सीधा हो जाता था। घर आ गया है, ये सोचकर हमने राहत की सांस ली ही थी कि तभी सामने से आती परछाई नजर आई। मेरे कदम ढीले हो गए। मैंने अपने दोस्त का हाथ दबाकर इशारा किया। सामने से आते हुए शख्स को देखकर उसके पैर भी लड़खड़ाने लगे। इतनी रात गए कौन हो सकता है? दोनों के मन में एक ही सवाल उठा। जो कोई भी था रास्ते की दाईं ओर चल रहा था, तो हम दोनों ने बाईं ओर चलना ठीक समझा। आहिस्ता आहिस्ता वो नज़दीक आता गया। चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई थी और ऐसी चांदनी से चमकती रात में उसे पहचानने में मेरी आंखें ज़रा भी धोखा नहीं खा सकती थी। वो वही था, गोरा चिट्टा ऊंचा लड़का जो पिछले संडे पानी में डूबकर मर गया था। अभी भी उसके बदन पर अंडरवेयर के अलावा कुछ नहीं था। अपना सिर झुकाए मदमस्त हाथी की तरह वो चला आ रहा था। हॉरर मूवी देखने वाली हमारी आंखें ये सीन देखकर खौफ खा गई। अगर जो हम पलटकर पीछे भागते तो ज़रूर वो हमें एक पल में पटक देता। पापा ने एक बार कहा था, अगर रास्ते से गुजरते वक्त कोई भी प्रेतात्मा सामने नज़र आता है तो उससे डरे बगैर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, वो सिर्फ डराने वाले को ही डराते हैं। इसलिए हम चुपचाप उसके बगल से निकल गए, मगर शरीर का रोया रोया खड़ा हो गया था। उसके बाद ज़ोरों से हवाएं चलने लगी। कुत्ते गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। भेड़ियों के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। माहौल में आए बदलाव की हमें खबर नहीं थी। ऐसा नहीं था, पर अब हम सब कुछ पीछे छोड़कर अपने घर पहुंच जाना चाहते थे। वैसे भी दोनों ने तय कर लिया कि ये शो हमारे लिए आखिरी था। दूसरे दिन हमें उनके मोहल्ले से ये बात जानने को मिली कि वो लड़का रोज़ रात को उसके घर आता है। आधी रात में दरवाजे पर दस्तक देता है और गिड़गिड़ा कर बोलता है, माँ दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल माँ। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।